नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस सब्जेक्ट के अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है टॉम। टॉम बोले तो थ्योरी ऑफ मशीन। सब्जेक्ट अपना टॉम। टॉम बोले तो थ्योरी ऑफ मशीन। यानी दोस्तों इस सब्जेक्ट में अपन मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मशीन क्या होती है, किस प्रकार से मशीन कार्य करती है। तो दोस्तों मशीन के बारे में अपन जानते हैं, जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मशीन। अब दोस्तों जो मशीन होती है वो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, और जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच बहुत सारे बल लगते हैं, अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं। उन अलग अलग प्रकार के बलों के कारण जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आपस में रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गति होती है। तो उस सापेक्ष गति के आधार पर किस प्रकार से मशीन का वर्गीकरण किया जा सकता है, जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। तो टॉम थ्योरी ऑफ मशीन को भी अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक अपन चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 1 की, जो टॉम सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट का नाम है टॉम थ्योरी ऑफ मशीन। इस थ्योरी ऑफ मशीन में भी चैप्टर नंबर 1 जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वह है सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है सरल यंत्र विन्यास। सरल यंत्र विन्यास क्या कहा जाता है बच्चों? सरल यंत्र विन्यास कहा जाता है सिंपल मैकेनिज्म। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते अपन। इस चैप्टर की शुरुआत किससे करेंगे? इंट्रोडक्शन से करेंगे। इंट्रोडक्शन बोले तो परिचय। जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत अपन इंट्रोडक्शन से करते हैं, परिचय से करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी, उस इमेज के माध्यम से अपन इसके इंट्रोडक्शन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये लो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर इमेज आ चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपन सिंपल मैकेनिज्म। इंट्रोडक्शन के साथ इसके अपन शुरुआत करते हैं। वर्तमान तकनीकी युग में मशीनों अथवा विभिन्न युक्तियों का प्रयोग सर्वविदित है। यानी दोस्तों जो आज का युग है, वर्तमान युग है, इसमें मशीनों का और मशीन से जुड़ी हुई जो डिवाइस होती है उनका उपयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आजकल सारे काम मशीनों से करने लग गए हैं। पहले तो खुद मेहनत करता था इंसान, लेकिन आजकल ये भी काम मशीन से हो जाए, ये भी काम मशीन से हो जाए। तो आज के युग में, वर्तमान युग में मशीनों का सबसे ज़्यादा प्रचलन होने लग गया है, ठीक है दोस्तों। ये इमेज आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जो भी थ्योरी पोर्शन होगा अपन समझते हुए चलेंगे। युक्तियों की सहायता से अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य सुविधापूर्वक और कम समय में पूर्ण किए जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मशीनों की सहायता से जो कार्य हैं वो सुविधापूर्वक अपन कर सकते हैं और जल्द से जल्द कर सकते हैं, यानी कम समय में कर सकते हैं। तो आजकल मशीनों का उपयोग सबसे ज़्यादा करने लग गए हैं वर्तमान युग में। और मशीन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य हो उसे अपन सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मशीन के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गति एवं इन पर कार्यरत बलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मशीन के जो विभिन्न अंग हैं, मशीन के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, मशीन बहुत सारे कंपोनेंट्स के से मिलकर बनी रहती है, उनके बीच बहुत सारे बल लगते हैं। उन बलों के कारण उन कंपोनेंट्स के बीच सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव मोशन होती है। उसका अध्ययन अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मशीनों का सिद्धांत विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मशीन के विभिन्न अंगों की डिजाइनिंग में इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़े बिना मशीन की डिजाइन नहीं की जा सकती। मशीन से तात्पर्य कई अवयवों के संयोजन से है। मशीन का
से तात्पर्य जो है कई अवयवों के संयोजन से है, जिससे किसी भी रूप में उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मशीन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे ऊर्जा को स्टोर करते हैं, जैसे फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ने आईसी इंजन में पढ़ा था, वह भी मशीन का एक पार्ट है। जो गतिपाल पहिया है वह भी मशीन का एक पार्ट है, एक अवयव, एक कंपोनेंट्स है, वह एनर्जी को स्टोर करता है और जब एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है वह हमें उपलब्ध कराता है और हम उपयुक्त कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो मशीन के विभिन्न एलिमेंट्स की सहायता से अपन ऊर्जा के माध्यम से कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा आदि के रूप में हो सकती है। मशीनों के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बच्चों, वह यांत्रिक रूप में यानी मैकेनिकल फॉर्म में भी उपलब्ध हो सकती है और ऊष्मीय रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी वो हमें उपलब्ध हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बात करें, जिसमें मशीन के कई अवयव संयोजित होते हैं। मशीन विभिन्न कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। अतः इस अध्याय में इन अवयवों द्वारा विभिन्न यंत्र विन्यास मशीनों का निर्माण होता है, उसका वर्णन किया गया है। इसके लिए एक अवयव को स्थिर रखा जाता है तो दूसरे अवयव की सापेक्ष गति इस स्थिर अवयव के सापेक्ष की जाती है। जब भी दोस्तों अपन मशीन के यंत्र विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे, मशीन के मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे, तो मशीन जो है विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। उनमें से क्या होता है, मशीन के किसी भी एक कंपोनेंट्स को फिक्स कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है और उस फिक्स कंपोनेंट्स के सापेक्ष दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं मशीन को, उनको सापेक्ष गति करवाई जाती है स्थिर कंपोनेंट्स के सापेक्ष। तो कौन से कंपोनेंट्स को फिक्स करेंगे, कौन से कंपोनेंट्स को गति कराएंगे और उससे कौन से मैकेनिज्म उत्पन्न होगी, कौन सा यंत्र विन्यास उत्पन्न होगा, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अपन ने समझा। दोस्तों जब मैं समझाऊं तब आपका ध्यान मेरे चेहरे की तरफ होना चाहिए और जब अपन थ्योरी पढ़े तब आपका ध्यान इमेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मशीन। मशीन का उपयोग आजकल सर्वाधिक करने लग गए हैं, हर एक काम मशीन से करने की कोशिश करते हैं। मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो हमारे जो भी कार्य होते हैं उन्हें आसान बना देती है और इसकी सहायता से अपन कार्य कम समय में कर सकते हैं, यानी टाइम भी बचाती है। ठीक है, मशीन में विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स किसी स्थिर कंपोनेंट्स के सापेक्ष गति कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट को अपन फिक्स कर देंगे और उसके सापेक्ष दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कराएंगे, गति कराएंगे। ये गति क्यों करेगी, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ बल लगेंगे। ठीक है, और जो मशीन होती है ये एनर्जी का ट्रांसफ़र भी करती है। ठीक है, इसके द्वारा एनर्जी स्टोर कर ली जाती है, जैसे गतिपाल पहिया वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी उस एनर्जी को उपलब्ध कार्य में चेंज कर देगा। इसके द्वारा जो कार्य हमें, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो मैकेनिकल फॉर्म में यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है और हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी टर्म थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में अपन, इस सब्जेक्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि मशीनों की कार्य प्रणाली को उनकी गतिशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मशीन की जो भी कार्य प्रणाली होती है, मशीन का जो भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसको उनकी गति के आधार पर यानी कौन से प्रकार की सापेक्ष गति कंपोनेंट्स में के बीच में रही है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसके आधार पर दोस्तों जो मशीन की कार्य प्रणाली होती है वो दो प्रकार की होती है गतिशीलता के आधार पर। नंबर 1 तो है शुद्ध गति विज्ञान। क्या है, नंबर 1 है बच्चों शुद्ध गति विज्ञान। आपकी इमेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, शुद्ध गति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। और सेकंड होता है दोस्तों, पहला तो हो गया शुद्ध गति विज्ञान, जिसे क्या बोलेंगे अपन, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। दूसरी होती है गति विज्ञान। दूसरी कौन सी होती है, गति विज्ञान, जिसे अपन डायनेमिक्स बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो मशीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है गतिशीलता के आधार पर, 2 भागों में। एक तो शुद्ध गति विज्ञान जिसे काइनेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, और एक गति विज्ञान जिसे डायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्या होती है काइनेमेटिक्स और क्या होती है डायनेमिक्स, उसके बारे में अपन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान की। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, शुद्ध गति विज्ञान की।
इसके अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों पर कार्यरत बलों पर विचार किए बिना केवल अंगों के बीच सापेक्ष गति का चयन किया जाता है। इसमें यंत्र विन्यास के अवयवों का विस्थापन, वेग तथा त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, शुद्ध गति विज्ञान यानी इस शाखा के अंतर्गत अपन मशीन के कंपोनेंट्स पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, उन बलों के बारे में कोई मतलब नहीं है, उन बलों से अपन को कोई लेना देना नहीं हो, यानी उन बलों के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया है। केवल किसके बारे में बात की गई है कि कंपोनेंट्स के बीच किस प्रकार की सापेक्ष गति हो रही है, बस उसी का अध्ययन किया गया है। तो ऐसी शाखा या ऐसी मशीन की ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? शुद्ध गति विज्ञान, काइनेमेटिक्स कहलाती है। इसमें केवल सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, कौन से बल कंपोनेंट्स पे लग रहे हैं उसका अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और शुद्ध गति विज्ञान जो काइनेमेटिक्स है, इसके अंतर्गत जो मशीन के जो कंपोनेंट्स है उनका विस्थापन कितना है, अगर वह गति कर रहे तो कितने विस्थापित हो रहे, गति करने के कारण उनके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन के कारण कितना त्वरण यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और क्लास 10 में भी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इसमें विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है, वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें? काइनेमेटिक्स में। और बल, कौन से बल कंपोनेंट्स पे लग रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे गति विज्ञान की। किसकी बात करेंगे? गति विज्ञान की। तो इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर कार्यरत बलों का अध्ययन किया जाता है। मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं, मशीन के जो एलिमेंट्स हैं, उन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, यानी उनके बलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर बलों के बारे में अध्ययन करेंगे तो डायनेमिक्स, और अगर बलों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो काइनेमेटिक्स। अब दोस्तों, जो डायनेमिक्स है, इस डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस डायनेमिक्स को भी क्या किया गया बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है स्थिति विज्ञान। पहला तो कौन सा है? स्थिति विज्ञान, जिसे स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है बल गति विज्ञान। सेकंड है बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान, जिसे काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? काइनेटिक्स, जिसे काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो स्थिति विज्ञान और दूसरा बल गति विज्ञान। 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है किसको? डायनेमिक्स को। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। हिंदी में स्थिति विज्ञान और दूसरा बल गति विज्ञान, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करें स्टैटिक्स की। तो दोस्तों, यदि मशीन के कंपोनेंट्स आपस में बलों के प्रभाव के कारण स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में मतलब बल लगाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो गतिशील नहीं हो रहे, डीट के डीट है, मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद कर रहे हैं, इधर उधर गति नहीं कर रहे हैं। यानी इस स्थिति में जो मशीन के कंपोनेंट्स है उस पर लगने वाले बलों का मान उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। जो कंपोनेंट्स है, मशीन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्थिर अवस्था में, वो गति नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अपन स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं उसे? स्टैटिक्स। और अगर मशीन के जो कंपोनेंट्स है वो बलों के प्रभाव के कारण अगर गति करने लग जाए, मशीन के जो कंपोनेंट्स है, मशीन के जो एलिमेंट्स है, मशीन के जो अवयव है, यदि वो बलों के प्रभाव के कारण गति करने लग जाए तो उसे बोलते अपन बल गति विज्ञान, काइनेटिक्स, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ हमने बात करी सबसे पहले जो मशीन है, मशीन का जो सिद्धांत है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। इसमें बलों पर विचार नहीं किया जाता, केवल सापेक्ष गति पर विचार किया जाता है। इसमें बलों पर विचार किया जाता है, बलों के प्रभाव को देखा जाता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर इसके कंपोनेंट्स स्थिर अवस्थाओं, मशीन के कंपोनेंट्स स्थिर अवस्था में वो गति नहीं कर रहे हैं तो उसे स्टैटिक्स कहा जाता है, स्थिति विज्ञान कहा जाता है। अगर वो आपस में गति कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे? बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मशीन और मशीन की गतिशीलता से संबंधित परिभाषाएं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों अपना? मशीन और मशीन की गतिशीलता से संबंधित परिभाषाएं।
तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा मशीन और मशीन की गतिशीलता, मशीन की गतिशीलता से संबंधित, मशीन और मशीन की गतिशीलता से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। मशीन और मशीन की गतिशीलता से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। तो दोस्तों मशीन के बारे में अपन ने बात करी, मशीन क्या होती है, मशीन का मेन वर्क क्या है, इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मशीन से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं जिसके बारे में अपन को अध्ययन करना चाहिए। तो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है प्रतिरोधी पिंड। क्या है पहला जो पॉइंट है वह है प्रतिरोधी पिंड। प्रतिरोधी पिंड बोले तो रेजिस्टेंस बॉडी, प्रतिरोधी पिंड। सबसे पहले बात करेंगे मशीन के कंपोनेंट्स में से प्रतिरोधी पिंड किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वे पिंड जिनके भौतिक आकार में बाह्य बल लगाने से कोई स्थिर परिवर्तन नहीं होता प्रतिरोधी पिंड कहलाते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे पिंड है जिन पे अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन बाह्य बल लगाने के कारण भी उनमें स्थिर परिवर्तन नहीं होता, यानी उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, विरूपण होगा, लेकिन बाह्य बल हटाने पर वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी वह इलास्टिसिटी के गुण रखते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है बिल्कुल नगण्य होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने पर कोई स्थिर विरूपण नहीं होता है, स्थायी विरूपण नहीं होता है, ऐसे पिंड प्रतिरोधीय पिंड रेजिस्टेंस बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, मशीनों के विभिन्न अंग जिनके द्वारा गति एवं बल पारित किए जाते हैं इन्हीं प्रतिरोधी पिंडों से बने होते हैं। मशीन के ऐसे कंपोनेंट्स दोस्तों जो गति का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मोशन को, गति को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, या एक कंपोनेंट से बल का मान दूसरे कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, पारित करते हैं। तो ऐसे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं गति पारेषण का और बल पारेषण का, वह इन्हीं रेजिस्टेंस बॉडी से, इन्हीं प्रतिरोधीय पिंडों से बने होते हैं वो कंपोनेंट्स। ठीक है, उदाहरण जैसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये स्प्रिंग, पट्टा चालन और पट्टा इत्यादि क्या है प्रतिरोधी पिंड है। दोस्तों जैसे स्प्रिंग जो है अगर उससे अपन बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, विरूपण हो जाएगा और खिंच जाएगी, लेकिन जैसे बाह्य बल हटाएंगे वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। ऐसे जो पट्टा चालन है, पट्टा चालन जैसे चक्कियाँ वक्कियाँ चलती है उस पर एक पट्टा लगा रहता है, तो जो पट्टा है वह भी क्या है, वह भी रेजिस्टेंस बॉडी है, प्रतिरोधीय पिंड है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात करी प्रतिरोधीय पिंड के बारे में हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस बॉडी के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रतिरोधीय पिंड क्या होता है। ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनमें किसी प्रकार का स्थायी विरूपण नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वह पिंड प्रतिरोधीय पिंड कहलाते हैं। और जो गति पारेषण करने वाले और बल पारेषण करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, वह इन्हीं प्रतिरोधीय पिंडों से बने होते हैं। जैसे स्प्रिंग और पट्टा चालन या पट्टा जो भी एग्जाम्पल है, ये रेजिस्टेंस बॉडी प्रतिरोधीय पिंडों के क्या है दोस्तों एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे जो अगला टॉपिक हमारा है वह है कड़ी अथवा अवयव। क्या है दोस्तों सेकंड पॉइंट, कड़ी अथवा अवयव, यानी इंग्लिश में बोले तो लिंक या एलिमेंट। अब दोस्तों अपन मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे तो किसको,
कड़ी कहा जाता है, किसको अवयव कहा जाता है, यानी लिंक क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मशीन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मशीन के जो भी अवयव होते हैं, मशीन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कड़ी कहलाएंगे, जिसे इंग्लिश में लिंक बोला जाता है। तो ऐसे अवयव, ऐसे एलिमेंट्स जिनके बीच में आपस में सापेक्ष गति होती हो, रिलेटिव मोशन होता हो, उन्हें कड़ी या लिंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिरोधीय पिंडों का संयोजन हो सकते हैं। प्रतिरोधीय पिंडों के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है लिंक। ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को भी लिंक कहा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण दोस्तों जैसे आईसी इंजन के अपन ने बात करी, तो वहाँ पे पिस्टन, क्रैंक रोड, कनेक्टिंग रोड और क्रॉस हेड। क्रॉस हेड जिसमें वो पिस्टन इधर उधर खिसकता है, ठीक है, उसे क्रॉस हेड बोलते हैं। तो पिस्टन, कनेक्टिंग रोड और क्रॉस हेड जो होता है दोस्तों, ये जो होते हैं ये लिंक कहलाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, जो पिस्टन है, जो कनेक्टिंग रोड है, संयोजक दंड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, तथा क्रॉस हेड, ये आपस में क्या है, एक कड़ी है। और क्रैंक शाफ्ट तथा गतिपाल पहिया भी एक कड़ी है। क्रैंक शाफ्ट के बारे में अपन ने आईसी इंजन में पढ़ा, क्रैंक के बारे में अपन ने पढ़ा दोस्तों। और इसके अलावा किसके बारे में, इसके बाद गतिपाल पहिया, फ्लाईव्हील के बारे में भी अपन ने पढ़ा। ये भी क्या है दोस्तों, लिंक या कड़ी कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो पिस्टन है, पिस्टन भी लिंक कहलाता है। पिस्टन के बाद दोस्तों कनेक्टिंग रोड, ये भी लिंक कहलाती है दोस्तों। इसके अलावा क्रैंक शाफ्ट और फ्लाईव्हील, ये एक दूसरे के सापेक्ष आपस में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स एक दूसरे के सापेक्ष आपस में गति करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कड़ी कहलाएंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंक कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट्स आपस में सापेक्ष गति नहीं करेंगे, तो फिर ये लिंक या कड़ी नहीं कहलाएंगे। फिर उस स्थिति में ये क्या कहलाएंगे, उस स्थिति में दोस्तों ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे। स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में बोला जाता है ढांचा। क्या बोला जाता है, ढांचा। तो जब मशीन के कंपोनेंट्स आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे तो क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ढांचे कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद कड़ी या अवयव के दो गुण होने चाहिए। तो चाहे कड़ी हो या अवयव, इस कड़ी को अपन अवयव भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में लिंक या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने बात तो कर ली कि किसे लिंक कहा जाएगा, किसे कड़ी कहा जाएगा। अब बात तो करें इनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इनके गुणों के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन से गुण इन कड़ियों में होने चाहिए। ठीक है, उनके बारे में अपन डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से गुण इनमें होने चाहिए। पहला, ये प्रतिरोधीय पिंडों। पहला गुण तो ये होना चाहिए कि ये प्रतिरोधीय पिंडों, यानी ये रेजिस्टेंस बॉडी हो, प्रतिरोधीय पिंडों, ये प्रतिरोधीय पिंड होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये लिंक होंगे। तो लिंक होने के लिए पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए, प्रतिरोधीय पिंड होना चाहिए। अगर वो प्रतिरोधीय पिंड नहीं है और उनमें सापेक्ष गति हो रही है, फिर भी वो लिंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सापेक्ष गति हो रही है फिर भी लिंक नहीं कहलाएंगे अगर वो रेजिस्टेंस बॉडी प्रतिरोधीय पिंड नहीं है तो। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो लिंक या कड़ी होने के लिए क्या होनी चाहिए कि वो पिंड क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए। और सेकंड है, इनमें आपस में सापेक्ष गति होना चाहिए। ठीक है, तो सापेक्ष गति तो होना ही चाहिए, इनमें आपस में सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन। तो इनमें आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, सापेक्ष गति भी होना चाहिए, रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए और रेजिस्टेंस बॉडी, प्रतिरोधीय पिंड भी होना चाहिए। ठीक है, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, हालांकि सब कुछ इमेज पे लिखा हुआ है, अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको इमेज पे लिखी हुई साफ नज़र नहीं आती हो, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक एक लाइन में बोल भी रहा हूँ। ठीक है,
उस वक्त भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद साथ में लेके बैठो पीडीएफ को। ठीक है, प्रिंट आउट को साथ में लेके बैठो और क्लासेस देखो। जो चीज़ अगर प्रिंट में साफ नज़र नहीं आ रही तो वहाँ हाथों हाथ नोट भी कर लो, क्योंकि एक एक लाइन में बोलता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पीडीएफ में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे आपको दिक्कत आती है तो आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं अलग अलग प्रकार की कड़ियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अगला जो हेडिंग है वो टाइप्स ऑफ लिंक है। उसमें अपन पहली जो कड़ी जिसके बारे में अपन बात करेंगे वह कहलाएगी दोस्तों दृढ़ कड़ी। पहली जो कड़ी है वो कौन सी है? दृढ़ कड़ी कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिजिड लिंक। क्या बोला जाता है? रिजिड लिंक बोला जाता है, दृढ़ कड़ी बोला जाता है। ठीक है, क्या होती है दृढ़ कड़ी, रिजिड लिंक, उसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। ठीक है, तो वे कड़ी जिनमें गति पारेषण के समय कोई विरूपता यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता हो दृढ़ कड़ी कहलाती है। पूर्णतया कोई भी कड़ी दृढ़ कड़ी नहीं होती है, जैसे क्रैंक, कनेक्टिंग रोड इत्यादि। तो दोस्तों ऐसी कड़ी जिनमें गति पारेषण के दौरान यानी उन कंपोनेंट्स के बीच आपस में सापेक्ष गति हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, तो उसके दौरान यदि किसी भी कंपोनेंट्स में किसी भी कड़ी में रिलेटिव व डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, विरूपण नहीं हो रहा हो, तो वह कड़ी कौन सी कड़ी कहलाती है? रिजिड लिंक, दृढ़ कड़ी कहलाती है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी के ऊपर अगर अपन बाह्य बल लगाएंगे या रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होगा। हालांकि हो सकता है विरूपण बहुत कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो ऐसी कड़ी जिसमें गति पारेषण के दौरान यानी रिलेटिव मोशन के दौरान किसी भी प्रकार का विरूपण यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता हो, तो ऐसी कड़ी दृढ़ कड़ी, रिजिड लिंक कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि जो दृढ़ कड़ी है, जो रिजिड लिंक है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? क्रैंक और कनेक्टिंग रोड। इसके एग्जाम्पल जो है वो है दोस्तों क्रैंक, ये एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्रैंक और कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड ये इसके एग्जाम्पल हैं रिजिड लिंक के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगली जो कड़ी है नंबर 2, वह है लचीली कड़ी यानी फ्लेक्सिबल लिंक। ठीक है, सेकंड है दोस्तों लचीली कड़ी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेक्सिबल लिंक। क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्लेक्सिबल लिंक, लचीली कड़ी। क्या होती है लचीली कड़ी, फ्लेक्सिबल लिंक? तो दोस्तों वे कड़ी जिनमें गति पारेषण के समय कुछ विरूपण होता हो, बिना गति पारेषण पर प्रभाव डाले लचीली कड़ी कहलाती हैं। तो दोस्तों ऐसी कड़ी जिनमें गति पारेषण के दौरान यानी रिलेटिव मोशन के दौरान या मोशन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करने के दौरान, उसे बोला जाता है गति पारेषण। तो गति पारेषण के दौरान अगर उनमें विरूपण होता हो, डिफॉर्मेशन हो रहा हो, लेकिन वह कड़ी पर, लिंक पर कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता हो, लिंक पर नहीं, गति पारेषण पर, यानी मोशन ट्रांसफर पर, गति पारेषण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हो, तो ऐसी कड़ी लचीली कड़ी कहलाती है। लचीली कड़ी ऐसी कड़ी होती है जिसमें गति पारेषण के दौरान कुछ ना कुछ विरूपण होता हो, लेकिन वह गति पारेषण पर यानी मोशन ट्रांसफर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो ऐसी कड़ी क्या कहलाती है? लचीली कड़ी, फ्लेक्सिबल लिंक कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की दोस्तों अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं पट्टा, रस्सा, चेन। क्या क्या इसके एग्जाम्पल? पट्टा, रस्सा, चेन, पट्टा, रस्सा, चेन इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? ये फ्लेक्सिबल लिंक, लचीली कड़ी के एग्जाम्पल है। याद रखना, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिजिड लिंक के एग्जाम्पल क्रैंक, कनेक्टिंग रोड। क्या हो गया? क्रैंक, कनेक्टिंग रोड। फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जाम्पल पट्टा, रस्सा, चेन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे।
और बात करेंगे अगली कड़ी के बारे में। और अगली जो कड़ी है वह है तरल कड़ी। कौन से दोस्तों? नंबर 3 जिसकी अपन बात करेंगे वह है तरल कड़ी। अगली जो कड़ी है बच्चों वह है तरल कड़ी, जिसे बोलते अपन फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक तरल कड़ी। तो वे कड़ी जिनमें गति पारेषण किसी तरल माध्यम से होता हो तरल कड़ी कहलाती है। तो वे कड़ी जिनमें जो गति पारेषण होता है दोस्तों, ऐसी कड़ी जिनमें जो गति पारेषण होता है यानी मोशन का जो ट्रांसफ़र होता है वह एक फ्लूइड के द्वारा हो, एक तरल के द्वारा हो। यदि तरल के द्वारा मोशन का ट्रांसफ़र हो रहा हो तो ऐसी कड़ी को अपन फ्लूइड लिंक यानी तरल कड़ी कहा जाता है। जैसे दोस्तों अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर FM के अंदर पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस, जिसे बर्मा की मशीन भी कहा गया था। उसमें अपन एक तरफ फोर्स लगा रहे थे और दूसरी तरफ रैम ऊपर उठ रही थी, लेकिन बीच में क्या भरा हुआ था? ऑयल भरा हुआ था, तेल भरा हुआ था। तो उस तेल के कारण, उस ऑयल के कारण रैम ऊपर उठ रही थी, इधर बल लगा रहे थे उधर ऊपर उठ रहे थे, तो वहाँ पे गति का ट्रांसफ़र हो रहा था, गति का पारेषण हो रहा था, मोशन का ट्रांसफ़र हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? एक ऑयल के द्वारा हो रहा था, तेल के द्वारा हो रहा था। तो उस ऑयल को, उस तेल को जो कि सिलेंडर में भरा हुआ था, उसे अपन फ्लूइड लिंक यानी तरल कड़ी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोलिक जैक भी हो सकता है, हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित जैक, द्रव चालित ब्रेक। जो ब्रेक लगाए जाते हैं इसमें कारों में, ट्रकों में, बसों में वगैरह, तो द्रव से लगता है तो द्रव चालित ब्रेक हुई, या हाइड्रोलिक प्रेस हुई, द्रव जैक हुआ, हाइड्रोलिक प्रेस हुई, हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रह्मा की मशीन। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये तरल कड़ी फ्लूइड लिंक के दोस्तों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने विभिन्न प्रकार की कड़ियों के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी कड़ी को क्या कहा जाता है, किस प्रकार से उन्हें समझा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह है मोशन। क्या है? मोशन, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है गति। क्या कहा जाता है? गति। अब गति क्या होता है, मोशन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो, यदि किसी वस्तु, बिंदु अथवा कण पर बाह्य बल लगाने से उसकी स्थिति या दिशा में परिवर्तन होता है तो वह गति कहलाती है। कई अवयव या कड़ियों का संयोजन होने पर वह किसी भी रूप में अथवा किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र न हो तो इस गति को निरुद्ध गति यानी कंस्ट्रेंड मोशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों बात कर रहे हैं मोशन की यानी गति की। क्या होती है मोशन? दोस्तों जैसे ये पेन यहाँ है, इस पेन को मैं ऐसे मारूंगा कि अपनी जगह से क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया। तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पिंड, कोई भी ऐसा अवयव जिस पे अपन बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगाने के कारण यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वह फिनोमिना क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। ये तो बात होगी किसकी? मोशन की, गति की। अब दोस्तों इस पेन को मैं चाह रहा हूँ मैं इधर उधर नहीं जाने दूँ, केवल ये इसी डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है, यानी मैंने इसकी गति को पाबंद कर दिया। इसका घूमना फिरना, इधर उधर जाना मैंने बंद कर दिया। इससे कहते हैं भाई ये जाना है तो केवल इधर उधर जा और किधर भी मत जा। अगर मैंने इसकी गति को बाध्य कर दिया, इसकी गति को रोक दिया, मतलब रोका तो नहीं, इसकी गति को बाध्य कर दिया, जिधर मैं चाह रहा हूँ उधर ही गति कर रहा है, इसकी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ये गति नहीं कर रहा,
तो वह गति जो है वो निरुद्ध गति कहलाती है। क्या कहलाती है? निरुद्ध गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है निरुद्ध गति कैसे कहते हैं। तो निरुद्ध गति यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन इसकी गति को फिक्स कर दें तो वह गति निरुद्ध गति कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंसंट्रेटेड मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रेंड मोशन, और हिंदी में कहते हैं निरुद्ध गति। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना वह है अपूर्ण निरुद्ध गति। जो निरुद्ध गति होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। गति होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण निरुद्ध गति की। अपूर्ण निरुद्ध गति। अपूर्ण निरुद्ध गति जैसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन कहा जाता है अपूर्ण निरुद्ध गति। क्या होती है दोस्तों अपूर्ण निरुद्ध गति? इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन, उसे दोस्तों अपन समझते हैं। ठीक है, तो जब विभिन्न कड़ियों का युगल किसी भी दिशा में सापेक्ष गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो यह गति अपूर्ण निरुद्ध गति कहलाती है। दोस्तों जब 2 कड़ियों का युगल, युगल यानी जोड़ा, पेयर, जोड़ा कब बनेगा? जब भी 2 कड़ियाँ आपस में मिलेगी। जैसे एक दुल्हा और एक दुल्हन आपस में मिलती है तो उनका एक जोड़ा बनता है। उसी प्रकार जब 2 कड़ियाँ भी आपस में मिलेगी तो उनका जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनने के बाद वह किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे वह कुल्लू मनाली जाना चाहे, चाहे वो शिमला जाना चाहे। ठीक है, जहाँ भी उनकी इच्छा हो वहाँ जाना चाहे। तो ऐसी 2 कड़ियों को क्या कहा जाता है? कौन सी गति कहा जाता है? इन 2 कड़ियों की जो गति होती है उस गति को क्या कहा जाता है? अपूर्ण निरुद्ध गति, यानी इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। यानी उनकी पाबंदी को अपन ने बंद कर दिया कि भैया जिधर भी जाना हो उधर जाओ। ठीक है, तो कड़ियों की गति किधर भी हो उनकी ऊपर है, स्वतंत्रता का अधिकार है उन्हें भारत के संविधान के अनुसार। ठीक है, तो जब 2 कड़ियों का आपस में मिलाप होता है तो उसे अपन युग्म कहते हैं, पेयर कहते हैं। और किसी बल के प्रभाव से वह किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो इस प्रकार की जो गति होती है वह अपूर्ण निरुद्ध गति यानी इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने छिद्र कर दिया। इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने एक वृत्ताकार छिद्र कर दिया। अब एक शाफ्ट है जो इस वृत्ताकार छिद्र में गति कर सकती है, तो ये आगे पीछे भी सरक सकती है इस छिद्र के अंदर, और ये इधर उधर से किसी भी डायरेक्शन में गोल गोल भी घूम सकती है। तो जो शाफ्ट है ये स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती है, ऐसे वैसे सरकन गति भी कर सकती है, और ऐसे घूम घूम के ये वृत्ताकार मशीन यानी घूर्णन गति, रोटेशन मोशन भी कर सकती है। तो क्या है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और इसका डायग्राम ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, टॉप पे ऊपर ही ऊपर। और इसका एक व्यू, दूसरा व्यू बताया गया जिसमें ये शाफ्ट इसके अंदर गति कर रही है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कंप्लीट कंस्ट्रेंड मोशन यानी पूर्णतः निरुद्ध गति। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अपना पूर्णतः निरुद्ध गति। पूर्णतः निरुद्ध गति। पूर्णतः निरुद्ध गति कौन सी होती है, कैसी होती है, उसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोला जाता है इंग्लिश में?
कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, पूर्णतः निरुद्ध गति। इसे अपन समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। जब कई अवयवों का युगल बल लगाने पर एक निश्चित दिशा में सापेक्ष गति करे तो इस प्रकार की गति पूर्णतः निरुद्ध गति कहलाती है। उदाहरण, सिलेंडर में पिस्टन क्रैंक के घूमने पर एक निश्चित दिशा में गति करता है और ये रेसिप्रोकेटिंग गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी अपन ने पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो ऐसी गति को पूर्णतः निरुद्ध गति कहा जाता है। जैसे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर यह पिस्टन है, यह सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, तो भैया इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन केवल आगे पीछे जा सकता है, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। यानी ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक ही जा सकता है और ये केवल इस प्रकार ही गति कर सकता है। इसके अलावा ये रोटेटिंग मोशन यानी घूर्णन गति नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता। बस इससे कह दिया भैया सिलेंडर के अंदर ही तो उछल कूद कर सकता है और केवल आगे पीछे जा सकता है। अगर यह सिलेंडर के अंदर आगे पीछे जाता है तो उसे अपन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहता है, क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है प्रत्यागामी गति, प्रत्यागामी गति। रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रत्यागामी गति से बोला जाता है। ठीक है, और ये प्रत्यागामी गति भी कब करेगा? ये सिलेंडर के अंदर प्रत्यागामी गति तो करेगा पिस्टन, लेकिन कब करेगा? ये तब करेगा जब क्रैंक घूमेगी, जब क्रैंक घूमेगी। तो ये डिपेंडेंट है, तो बेचारे इधर उधर कहीं नहीं घूम सकता, स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? पूर्णतः निरुद्ध गति, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इसके बाद दोस्तों अगली जो गति है वह है सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। अगली जो गति है वह है सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। अगली जो गति है बच्चों वह है सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। सफलतापूर्वक निरुद्ध गति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोलेंगे इसे? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। ठीक है, तो दोस्तों इसकी अपन बात करें सफलतापूर्वक निरुद्ध गति की, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन की, तो जब अवयवों से बने युगल में किसी इच्छित दिशा में ही सापेक्ष गति हो तो इस प्रकार की गति को सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहते हैं। अंतर्दहन इंजन के वाल्वों की गति जो स्प्रिंग सीट पर टिके होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको अभी अपन ने इमेज के माध्यम से समझा, यदि किसी कंपोनेंट्स के, जो भी कंपोनेंट्स है, यदि उन कंपोनेंट्स की किसी फिक्स दिशा में गति होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहा जाता है। जैसे इंजन के जो वाल्व है दोस्तों, इंजन के जो वाल्व हैं वो पर्टिकुलर दिशा में ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो उनकी एक निश्चित दिशा में गति हो रही है, तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है? सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन को, उसकी मोशन को क्या कर दिया अपन ने? फिक्स। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की मोशन के बारे में, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है वह है काइनेमेटिक पेयर। क्या है? काइनेमेटिक पेयर, और जिसे हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गति युगल।
क्या बोला जाता है? शुद्ध गति युगल। तो अगला टॉपिक जो है बच्चों वह क्या अपना काइनेमेटिक पेयर है। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर जिससे हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गति युगल। क्या बोला जाता है बच्चों? काइनेमेटिक पेयर को हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गति युगल। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ, फिर अपन इसे समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रैंक है, ये क्रैंक जो है ये कनेक्टिंग रोड के थ्रू पिस्टन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें क्या रहेगी? ये कनेक्टिंग रोड रहेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्या है? कनेक्टिंग रोड। ये पिस्टन है और ये एक सरफेस से धरातल है जिसपे ये पिस्टन इधर उधर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है। ठीक है, ये क्रैंक है। ये लिंक 1 मान लो, ये लिंक 2, ये लिंक 3 और ये लिंक 4। ठीक है, ये लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 3 और ये लिंक 4, इसे अपन समझेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लिंक को फिक्स कर रखा है। इसका मतलब अगर ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं, इसका मतलब क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इधर भी फिक्स कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है? फिक्स कर दिया। ये क्रैंक है, एक क्रैंक कनेक्टिंग रोड से पिस्टन से कनेक्ट हो रही है। जब क्रैंक घूमेगी तो पिस्टन इधर उधर सिलेंडर के अंदर क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, प्रत्यागामी गति करेगा। ठीक है, अब किस प्रकार से काइनेमेटिक पेयर बनाएगा, किस प्रकार से यह शुद्ध गति युगल बनाएगा, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मशीन के जो दो अवयव होते हैं या कड़ी जो जुड़ने पर सापेक्ष गति रखते हो क्या कहलाते हैं? युगल कहलाते हैं, पेयर कहलाते हैं। दोस्तों कोई भी दो कड़ियाँ आपस में जुड़ती है, तो जब भी दो कड़ियाँ आपस में जुड़ेगी तो एक पेयर बनाएगी। पेयर बनाएगी जिसे हिंदी में युगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें आपस में मिलती है तो जोड़ा बनाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जब दो कड़ियाँ आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी? एक पेयर बनाएगी, एक जोड़ा बनाएगी। क्या कहलाएगा? वह युगल कहलाएगा। यदि कड़ी इस प्रकार से जुड़ी हो कि वह निरुद्ध अथवा सफलतापूर्वक निरुद्ध गति करती हो तो इस प्रकार के युगल शुद्ध गति युगल कहलाते हैं। तो दोस्तों जो कड़ियाँ आपस में जुड़ी हो, अगर वह इस प्रकार से जुड़ी हो कि या तो वह निरुद्ध गति करे, या तो कौन सी गति करे? कंस्ट्रेंट मोशन करे, निरुद्ध गति करे, या फिर सफलतापूर्वक निरुद्ध गति करे। कौन सी करे? सफलतापूर्वक निरुद्ध गति करे। ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा, निरुद्ध गति क्या होती है, सफलतापूर्वक निरुद्ध गति क्या होती है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर जो कड़ियाँ आपस में जुड़ती है और वो जोड़ा बनाती है और वो निरुद्ध गति या सफलतापूर्वक निरुद्ध गति करती है तो वो जो युगल बनता है, जो जोड़ा बनता है, वह युगल क्या कहलाता है? काइनेमेटिक पेयर कहलाता है, शुद्ध गति युगल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा अपन यहाँ पे समझते हैं, उदाहरण के लिए ये एक सिंगल स्लाइडर यंत्र विन्यास है। इस यंत्र विन्यास में जो कड़ी 2 है, ये कड़ी 2 इस कड़ी 1 के सापेक्ष क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे गति करेगी, एक फिक्स दिशा में से गति हो रही है। बस ये केवल वृत्ताकार गोल गोल घूम सकते, इसके अलावा और गति कर सकती क्या? नहीं कर सकती। यानी इसकी दिशा को, इसके घूमने की दिशा को अपन ने फिक्स कर दिया, और जब भी घूमने की दिशा को फिक्स कर देंगे तो सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहलाएगी। तो यह कड़ी 1 और कड़ी 2 ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? एक काइनेमेटिक पेयर कहलाएंगे, एक शुद्ध गति युगल कहलाएंगे। ठीक है, तो दो कड़ियाँ आपस में मिलेगी तो जोड़ा बनाएगी, वो युगल कहलाएगा, पेयर कहलाएगा।
और यदि इन दो कड़ियों के मध्य आपस में निरुद्ध गति या सफलतापूर्वक निरुद्ध गति होगी तो ये शुद्ध गति युगल कहलाएंगे। पहले तो केवल युगल ही कहलाएंगे, लेकिन अगर ये इस प्रकार की गति होगी तो क्या कहलाएंगे? शुद्ध गति युगल कहलाएंगे। यहाँ कड़ी 2 जो है वह कड़ी 1 के सापेक्ष सफलतापूर्वक निरुद्ध गति यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करिए दोस्तों, तो यहाँ पे कड़ी 1 और कड़ी 2 मिलकर जो युगल बनाएंगे वह युगल क्या कहलाएगा? शुद्ध गति युगल कहलाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात की, काइनेमेटिक पेयर के बारे में बात करी, ठीक है। इसी तरह दूसरी कड़ियाँ भी परस्पर आपस में जुड़कर क्या बना रही है? युगल बना रही। कड़ी 3 कड़ी 2 के साथ आपस में जुड़ रही है, कड़ी 3 कड़ी 4 के साथ आपस में जुड़ रही है, और 2 आपस में जुड़कर जोड़े बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? पेयर कहलाएंगे, युगल कहलाएंगे। अब दोस्तों हमने बात करी काइनेमेटिक पेयर के बारे में, हमने बात करी। काइनेमेटिक पेयर हमने पढ़ा क्या होता है, किसको अपन काइनेमेटिक पेयर कहेंगे। अब दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है। और अगला जो टॉपिक है बच्चों वह है काइनेमेटिक पेयर के टाइप्स, यानी इसके क्लासिफिकेशन के अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन के अपन बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, उसको अपन एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और जो फ्लो डायग्राम है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा, उसे अपन समझते हैं, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो काइनेमेटिक पेयर है दोस्तों वह 3 प्रकार से क्लासिफाइड है। पहला है कड़ियों के मेल के आधार पर। पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो किसके आधार पर है? कड़ियों के मेल के आधार पर। पहला क्लासिफिकेशन है कड़ियों के मेल के आधार पर। कड़ियों के मेल के आधार पर यानी कड़ियाँ किस प्रकार से आपस में मिल रही है, तो उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेकंड है सापेक्ष गति के आधार पर। सापेक्ष गति के आधार पर तो कड़ियों के बीच आपस में किस प्रकार से रिलेटिव मोशन हो रही है, किस प्रकार से कड़ियों के बीच आपस में सापेक्ष गति हो रही है, उसके आधार पर भी इसका काइनेमेटिक पेयर का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। और तीसरा है यांत्रिक जोड़ के आधार पर। यांत्रिक जोड़ के आधार पर। यांत्रिक जोड़ के आधार पर यानी मैकेनिकल जॉइंट के आधार पर। मैकेनिकल जॉइंट के आधार पर किस प्रकार का इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन 3 आधार पर किया जाता है। पहला कड़ियों के मेल के आधार पर कड़ियाँ किस प्रकार से मिल रही है। सापेक्ष गति के आधार पर कड़ियों के बीच किस प्रकार से सापेक्ष गति हो रही है उसके आधार पर। और यांत्रिक जोड़ के आधार पर मैकेनिकल जॉइंट किस प्रकार से उनके आधार पर। दोस्तों कड़ियों के मेल के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निम्न युगल। निम्न युगल। निम्न युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लोअर पेयर। लोअर पेयर। और एक होता है दोस्तों सेकंड उच्च युगल। क्या होता है? उच्च युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हायर पेयर। क्या बोला जाता है? हायर पेयर। तो कड़ियों के मेल के आधार पर कितने प्रकार के पेयर होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो निम्न युगल, एक उच्च युगल। निम्न युगल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोअर पेयर। और उच्च युगल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हायर पेयर। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो यांत्रिक जोड़ के आधार पर है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक जोड़ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खुला युगल। खुला युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओपन पेयर। और एक होता है बच्चों बंद युगल। बंद युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज पेयर। ठीक है। तो यांत्रिक जोड़ के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक तो खुला युगल, एक बंद युगल। खुला युगल को क्या बोलेंगे? ओपन पेयर। बंद युगल को क्या बोलेंगे?
क्लोज पेयर। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। और दोस्तों इसके बाद जो सापेक्ष गति के आधार पर होते हैं, सापेक्ष गति के आधार पर जो युगल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और पांचों के नाम आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उसमें भी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और एक ये मान लो 5। ठीक है, और पांचों के नाम आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हैं। अगर किसी को ये नहीं दिख रहा हो इधर का, तो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है वहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैंने बोल भी दिया, खुला युगल और बंद युगल। बंद युगल अगर आपकी स्क्रीन पे पीछे आ गया हो तो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5 टाइप्स कौन कौन सी होती है उनके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग पेयर। क्या होता है पहला? स्लाइडिंग पेयर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सरकने वाला युगल। क्या कहा जाता है? सरकने वाला युगल। सेकंड होता है बच्चों घुमाव युगल, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्निंग पेयर। उसके बाद होता है रोलिंग युगल यानी लुडगन युगल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग पेयर। इसके बाद स्क्रू पेयर यानी पेच युगल। इन सब के बारे में 1 बाय 1 अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्क्रू पेयर। और इसके बाद जो लास्ट है अगला है वो है गोली युगल। गोली युगल जैसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेरिकल पेयर। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने बात करी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में, कि जो काइनेमेटिक पेयर होते हैं, जो गतिक युगल होते हैं, शुद्ध गति युगल होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कितने आधार पर किया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है, कड़ियों के मेल के आधार पर, सापेक्ष गति के आधार पर और यांत्रिक जोड़ के आधार पर। कड़ियों के मेल के आधार पर 2 प्रकार से, निम्न युगल, उच्च युगल, जिसे लोअर पेयर, हायर पेयर कहा जाता है। यांत्रिक जोड़ के आधार पर 2 प्रकार के, ओपन पेयर, क्लोज पेयर। फिर सापेक्ष गति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्पेरिकल पेयर और रोलिंग पेयर। 5 प्रकार के ये होते हैं। तो दोस्तों अपन ने बात करी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अपन बात करते हैं कड़ियों के मेल के आधार पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कड़ियों के मेल के आधार पर। कड़ियों के मेल के आधार पर, कड़ियों के मेल के आधार पर दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं निम्न युगल की यानी लोअर पेयर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं निम्न युगल यानी लोअर पेयर की। इसकी बात करते हैं निम्न युगल यानी लोअर पेयर की अपन बात करेंगे दोस्तों। तो जब 2 अवयव या कड़ियों में सापेक्ष गति के समय सरपेक्ष कांटेक्ट होता हो तथा एक कड़ी दूसरी कड़ी पर सरकती हो, तो इस प्रकार के युगल को निम्न युगल कहा जाता है। तो दोस्तों जब एक कड़ी, 2 कड़ियाँ तो वो आपस में मिल रही है तो युगल बनाएगी, लेकिन एक कड़ी दूसरी कड़ी के ऊपर सरक कर गति कर रही हो, स्लाइडिंग मोशन कर रही हो, ठीक है, यानी उनके बीच आपस में सरपेक्स कांटेक्ट हो, यानी उनकी सतह आपस में मिल रही हो, तो इस प्रकार के युगल को निम्न युगल यानी लोअर पेयर कहा जाता है। दोस्तों जैसे मेरी हथेली है, एक कड़ी है, ये मार्कर है, ये दूसरी कड़ी है। अब इस हथेली के ऊपर ये मार्कर ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो इस मार्कर की पूरी जो सतह है, इस मार्कर की जो पूरी सरफेस है, ये इस हथेली के कॉन्टेक्ट में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो हथेली के कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो यहाँ किस प्रकार का कॉन्टेक्ट हो रहा है? यहाँ सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ सतह स्पर्श हो रहा है। तो जब 2 कड़ियों के मध्य सरफेस कांटेक्ट हो, सतह स्पर्श हो और वह एक कड़ी दूसरी कड़ी के ऊपर सरक कर गति करती हो, तो ऐसे युगल को, ऐसे पेयर को लोअर पेयर कहा जाता है, निम्न युगल कहा जाता है। सभी सरकने वाले युगल, सभी सरकने वाले युगल, घुमाव युगल, सभी सरकने वाले युगल
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना है ये घुमाओ युगल, घुमाओ युगल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टर्निंग पेयर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों निम्न युगल, घुमाओ युगल, सर्विस से रखने वाले युगल, ये जो होते हैं ये निम्न युगल के एग्जाम्पल होते हैं, लोअर पेयर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे बियरिंग के अंदर शाफ्ट, ये बियरिंग है, जो बियरिंग मार्केट में देखते हो आप, बियरिंग के अंदर शाफ्ट अगर गति करेगी तो बियरिंग की सतह के कांटेक्ट में आएगी, सरफेस कांटेक्ट होगा यहाँ पे, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर का एग्जांपल है। बोल्ट और नट, नट बोल्ट को अपन जैसे बोल्ट के ऊपर नट लगाते हैं, नट के ऊपर बोल्ट लगाते हैं तो कसते हुए लगाते हैं, नट के बोल्ट के ऊपर नट लगाते हैं, जैसे चूड़ियों को कसते हुए लगाते हैं तो पूरी सरफेस कांटेक्ट में आती है वहाँ पे भी, तो वो भी किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर का, ठीक है। और सिलेंडर के अंदर पिस्टन, सिलेंडर के अंदर पिस्टन गति करेगा तो वो भी सरकते हुए गति करेगा, पिस्टन की पूरी सरफेस सिलेंडर के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, लोअर पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे हायर पेयर की। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है हायर पेयर, हायर पेयर जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्च युगल, उच्च युगल, उच्च युगल। अब दोस्तों यदि दो कड़ियों के मध्य पॉइंट कांटेक्ट हो, पॉइंट कांटेक्ट है यानी उनका बिंदु कांटेक्ट हो रहा है, यानी किसी बिंदु पर वह दो कड़ियाँ आपस में मिल रही है, पूरी सरफेस आपस में नहीं मिल रही है, अब पूरी सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रही, केवल दो कड़ियाँ किसी एक बिंदु पर आपस में कांटेक्ट में आ रही हो, तो इस प्रकार का जो पेयर होता है वो हायर पेयर, उच्च युगल कहलाता है। तो जब दो अवयव इस प्रकार से जुड़े हो कि वह एक बिंदु या अथवा रेखा पर, एक बिंदु या एक रेखा पर आंशिक रूप से सरक कर या आंशिक रूप से घूमकर घूर्णन करके दोनों प्रकार की सापेक्ष गति करते हो, तो इस प्रकार के युगल को उच्च युगल कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण पट्टा तथा रस्सा चालक। दोस्तों जो पट्टा होता है जब वह किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांटेक्ट में आता है तो जो पट्टा होता है वह हायर पेयर का एग्जाम्पल होता है। रस्सा चालक, रस्सी की तरह सारे अपन चलते हैं तो किसी पॉइंट पे उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे, तो वह भी इसके अंदर आता है। बॉल एवं रोलर बियरिंग, जो दोस्तों बियरिंग के अंदर अपन छर्रे लेके आते हैं तो छर्रे भी वो बियरिंग की सतह से किसी पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वह भी किसके अंतर्गत आते हैं, हायर पेयर के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों केम एंड फॉलोवर, केम फॉलोवर क्या होती है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है ये ऐसी गति करता है, ये इसके कॉन्टेक्ट में आता जाता है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टेक्ट में आता है, ये केम फॉलोवर का सिस्टम होता है। आगे बढ़ेंगे अपन, तो केम फॉलोवर जो है ये भी किसके एग्जाम्पल है, हायर पेयर, उच्च युगल के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जो भी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं इमेज में, वह एग्जाम्पल आपको याद जरूर रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा वो केम फॉलोवर कौन से पेयर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में हायर पेयर लिखा हुआ आ जाएगा, उच्च युगल लिखा हुआ आ जाएगा, वही क्या होगा आंसर। तो लोअर पेयर के एग्जाम्पल क्या है, हायर पेयर के एग्जाम्पल क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने बात करी हायर पेयर और लोअर पेयर के बारे में, जो कि कड़ियों के मेल के आधार पर था। अब दोस्तों सेकंड अपन बात करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन की अपन बात करेंगे सापेक्ष गति के आधार पर। किसके बारे में बात करेंगे, सापेक्ष गति के आधार पर। अब बात करेंगे बच्चों अपन सेकंड सापेक्ष गति के आधार पर, सापेक्ष गति के आधार पर। तो सापेक्ष गति के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या के बारे में समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।